दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम अरस्तू के विरेचन सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने अनुकरण सिद्धांत पर चर्चा की थी। अब हम विरेचन सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। किस प्रकार विरेचन सिद्धांत अरस्तू ने प्रतिपादित किया, क्या परिस्थिति उनके सामने बनी थी, ये सब बातें हम दोस्तों इस वीडियो में करने वाले हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं ये बात हमें कमेंट्स के माध्यम से भी बताएं। किसी प्रकार का प्रश्न आपके मन में हो तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। विरेचन शब्द है वो कैथारसिस का हिंदी अनुवाद है, यानी कैथारसिस शब्द से विरेचन शब्द बना है। इसका अर्थ होता है रेचन, परिशुद्धि या निष्कासन, अर्थात हमारे मन के जो भाव हैं उनका शुद्धिकरण किसके द्वारा होगा, वो विरेचन के द्वारा होगा। ये जो शब्द है वो चिकित्सा शास्त्र से लिया गया है। कौन सा? विरेचन शब्द है। इसके माध्यम से क्या होता है, यानी रेचक औषधियों द्वारा शरीर के विकारों को शरीर से निकालकर शरीर को शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? विरेचन कहलाती है। साहित्य में विरेचन सिद्धांत को लागू करने का श्रेय अरस्तू को जाता है। इनके गुरु थे प्लेटो। साहित्य हमारी दूषित मनोवृत्तियों का विरेचन कर देता है। इसके द्वारा दुखांत नाटकों की मीमांसा की जाती है। किसके? विरेचन सिद्धांत के माध्यम से। अब देखिए ट्रेजेडी के संबंध में अरस्तू के क्या विचार थे। ये एक क्रिया है जो हमें करुणा और भय की भावना जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त करती है। किसके माध्यम से? ट्रेजेडी के माध्यम से। हमारे अंदर जो करुणा और भय की जो भावना है वो जागृत होगी और उसे बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त करेगी। किसके माध्यम से? ट्रेजेडी के माध्यम से। और ये अरस्तू का विरेचन सिद्धांत दोस्तों किस प्रकार हमारे सामने आता है। इनके जो गुरु थे प्लेटो, वे मानते थे कि करुणा और श्रृंगार, त्रास आदि जो भाव हैं ये मानव मन में पाए जाते हैं और इन भावों के माध्यम से ही व्यक्ति क्या होता है? दुर्लभ बन जाता है। और दुर्लभ जो नागरिक होते हैं वो गुलामी को सीधा सीधा आमंत्रित करते हैं, ये प्लेटो मानते थे। और वो कहते थे कि व्यक्ति इन भावों के माध्यम से दुर्लभ बनता है और करुणा और आदि जो भाव हैं वो कविता के माध्यम से ही कवि पैदा करता है। यानी कवि की कविताएं जब मनुष्य पढ़ता है तो करुणा आदि भाव उनके मन में आते हैं और करुणा, श्रृंगार, त्रास ये मानव मन में प्रदर्शित हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति दुर्लभ बन जाता है। ये विचार थे प्लेटो के। तो वे कहते थे कि कवि और कविता दोनों राजसत्ता के लिए बहुत ही घातक हैं, इसलिए हमें इनको देश से निकाल देना चाहिए। और ये वो मानते थे कि एथेंस के पराजय का मूल कारण कवि ही है, इसलिए हमें इनको देश से निकाल। इसी समय राजसत्ता में इनके शिष्य, प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु थे, जिनका हम विरेचन सिद्धांत पढ़ रहे हैं। वो राजसभा में खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर जो प्लेटो ने मत प्रदर्शित किया उसका खंडन करते हैं। कहते हैं कि कवि मन को दुर्लभ नहीं बनाते हैं, कविता मन व आत्मा दोनों का शुद्धिकरण करती है। एक कविता अगर व्यक्ति पढ़ेगा तो उसका जो मन है और उसकी आत्मा है दोनों का शुद्धिकरण हो जाएगा। इस प्रकार कविता मानव जाति की आध्यात्मिक भूख को शांत कर रही है। ये खंडन किसने कर दिया? ये प्लेटो के विचारों का खंडन अरस्तु ने कर दिया कि हमारे लिए कविता इतनी ज़रूरी है कि यह मानव मन को की जो आध्यात्मिक भूख है वो मिटा रही है और हमारे मानव मन और आत्मा दोनों का शुद्धिकरण कर रही है। ये अरस्तु ने राजसभा में खड़े होकर इसका खंडन कर दिया और इस कारण अरस्तु का विरेचन सिद्धांत हमारे सामने आता है। और ये कहते हैं कि ट्रेजेडी से क्या हुआ कि हमारे अंदर, हमारे मन में जो करुणा, भय की जो भावना जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त कर रही है वो क्या है? एक ट्रेजेडी ही है, जिसके कारण हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, जो विचार हैं वो बाहर प्रदर्शित हो रहे हैं। भारतीय नाटक अंधा युग जो 1954 ईस्वी में धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है, इसमें विरेचन सिद्धांत की छाया स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अरस्तु का जो विरेचन सिद्धांत है उसकी छाया भारतीय नाटक अंधा युग जो धर्मवीर भारती का है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसमें ये हमें देखने को मिलती है। अरस्तु के जो परवर्ती विद्वानों ने विरेचन शब्द की व्याख्या 3 संदर्भों में की है। किस प्रकार से? धर्मपरक अर्थ में देखे क्या की है? बाह्य विकारों की उत्तेजना और उनके शमन द्वारा आत्मा
की शुद्धि और शांति, यह धर्मपरक अर्थ में विरेचन सिद्धांत की व्याख्या की है। नीतिपरक अर्थ में देखिए क्या कहा है, मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अंतर्वृत्तियों का समन्वय करते हुए मन की शांति और प्रवृत्ति पर बल दिया गया। कलापरक अर्थ में देखिए क्या कहा गया है, विरेचन के दो पक्ष होते हैं, अभावात्मक और भावात्मक। मनोवेगों के उत्तेजन के पश्चात उनके शमन से उत्पन्न मन है शांति और उसका अभावात्मक पक्ष है, जबकि इसके उपरांत उत्पन्न कलात्मक परितोष उसका भावात्मक पक्ष है। त्रासदी में आनंद प्राप्ति का हेतु अरस्तु ने विरेचन को ही बताया है, और त्रासदी के इन्होंने दो प्रमुख भावों की यहाँ पर अपने विरेचन सिद्धांत में चर्चा की है, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, करुणा और भय। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपके मन में इससे संबंधित किसी प्रकार के विचार हों या आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। अरस्तु ने किसी वस्तु को ठीक से समझने के लिए घड़ा निर्माण की जो प्रक्रिया हमारे सामने प्रस्तुत की है, बार बार एग्जाम्स में इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो घड़ा निर्माण की जो प्रक्रिया है, इसके उदाहरण द्वारा चार बातों पर ध्यान देना आवश्यक उन्होंने बताया। क्या कहा कि इसमें प्रयोजन, उपादानकरण, निमित्तकरण और तत्व क्या है। प्रयोजन जल, उपादानकरण इसमें मिट्टी है, निमित्तकरण कुम्हार या चाक है, और तत्व क्या बनता है, घड़ा निर्माण। घड़ा निर्माण की प्रक्रिया अरस्तु ने प्रतिपादित की। दुखांत यानी ट्रेजेडी के अरस्तु ने 6 अंग बतलाए हैं। कौन कौन से 6 अंग बतलाए हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं अभी। कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत, दृश्य, ये दुखांत के इन्होंने 6 अंग माने हैं। विरेचन सिद्धांत साहित्य की सौंदर्य शास्त्र शाखा से जुड़ा हुआ है, यानी चिकित्सा शास्त्र का ये शब्द है, लेकिन ये सौंदर्य शास्त्र से जुड़ा हुआ है। सौंदर्य शास्त्र शाखा से विरेचन सिद्धांत है वो जुड़ा हुआ है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है।